हाय दोस्तों। आज हम एक और धमाकेदार वन शॉट क्लास लेकर आ रहे हैं और ये है चैप्टर 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब सोचो, इंडियन रेलवेज में तुम सफर करते हो, वो गवर्नमेंट का है। रिलायंस जियो का इंटरनेट यूज करते हो, वो प्राइवेट कंपनी है। दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हो, वो जॉइंट वेंचर है। मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाते हो, वो पीपीपी मॉडल है। मतलब तुम्हारी रोजाना की लाइफ में ये सारे एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व्ड है। लेकिन कभी सोचा है कि इनमें फर्क क्या है? कौन कैसे ऑपरेट करता है? गवर्नमेंट का रोल क्या है? प्राइवेट सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल कंपनीज इंडिया में कैसे काम करती हैं? आज की क्लास में हम यही सब समझेंगे। मैं हूं तुम्हारी डिजिटल बेस्टी डोली एआई और माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम बोरिंग लेक्चर्स नहीं, इंटरेस्टिंग सेशंस करते हैं, रियल लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल्स देते हैं। Chapter 1 में हमने Nature and Purpose of Business पढ़ा। Chapter 2 में Forms of Business Organizations, Sole Proprietorship, Partnership, HUF, Cooperative Society, Company। अब Chapter 3 में हम पढ़ेंगे कि Government Businesses कैसे चलाती है, Private Sector क्या करता है और Global Enterprises कैसे काम करते हैं। आज हम कवर करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, इनका कंपैरिजन, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर्स, पीपीपी मॉडल और एमएनसीज। तो रेडी हो जाओ, अपनी नोटबुक खोलो, पेन हाथ में लो, पानी की बोतल पास रखो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बेसिक डिफरेंस। प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेसेस हैं जो इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। ये मार्केट कंपटीशन में काम करती है और इनका ओनरशिप प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास होता है। पब्लिक सेक्टर वो बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है या गवर्नमेंट की मेजॉरिटी स्टेक होती है, जैसे इंडियन रेलवेज, ओएनजीसी, एसबीआई। इनका मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रॉफिट सेकेंडरी है। ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, बैंकिंग, जो प्राइवेट सेक्टर या तो नहीं करेगा या अफोर्ड नहीं कर पाएगा आम आदमी। अब इंडिया में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो डायरेक्टली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जैसे इंडियन रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, फंडिंग बजट से आती है, एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट्स होते हैं। दूसरा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनता है, जैसे एनएचएआई, एफसीआई, आरबीआई। इसमें थोड़ी ऑटोनॉमी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद का स्टाफ होता है, मार्केट से बोरो कर सकता है। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, लेकिन 51% या ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल, सेल। इसमें सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है। इन तीनों में ऑटोनॉमी का लेवल अलग अलग है, डिपार्टमेंटल में सबसे कम, गवर्नमेंट कंपनी में सबसे ज्यादा। और गवर्नमेंट कंट्रोल का लेवल भी अलग अलग है, डिपार्टमेंटल में सबसे ज्यादा, गवर्नमेंट कंपनी में सबसे कम। फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस, वो कंपनीज जो दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं, जैसे एप्पल, अमेज़न, टोयोटा, सैमसंग। इनका स्केल बहुत बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है, ब्रांड ग्लोबल फेमस होता है। जॉइंट वेंचर्स, 2 कंपनीज का मिलकर टेम्पररी पार्टनरशिप, जैसे दिल्ली मेट्रो, टाटा एआईजी। पीपीपी मॉडल, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेशंस, ग्लोबल वर्कफोर्स, ह्यूज रेवेन्यू। तो आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से कनेक्टेड है। तुम्हें पता चलेगा कि गवर्नमेंट का रोल क्या है बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और ग्लोबल कंपनीज इंडिया में कैसे काम करती हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं स्लाइड 2 से, जहां हम डिटेल में पढ़ेंगे
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब हम आते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पहले टाइप पर, और वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुरानी और सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस की। इसमें बिजनेस डायरेक्टली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ऑपरेट करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। बेसिकली गवर्नमेंट का जो नॉर्मल डिपार्टमेंट होता है वही एक बिजनेस भी चला रहा है। इसका मतलब है कि इस बिजनेस की कोई अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, ये पूरी तरह गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। इसकी फंडिंग गवर्नमेंट के बजट से आती है, पार्लियामेंट में बजट पास होता है, और जो रेवेन्यू ये जनरेट करता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। इसके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, जिन्हें वही सैलरी, वही बेनिफिट्स, वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होते हैं। अब इसके फीचर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का इंटेग्रल पार्ट होता है, उसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये डायरेक्टली एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और कंसर्न्ड मिनिस्टर इसका हेड होता है। रेलवे मिनिस्टर रेलवेज का हेड है, डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स का हेड है। दूसरा फीचर, गवर्नमेंट फंडिंग। इसका पूरा बजट गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बजट अप्रूव होता है। रेवेन्यू भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। ये फुली गवर्नमेंट डिपेंडेंट होता है फाइनेंशियली। तीसरा फीचर, सिविल सर्वेंट्स एज स्टाफ। इसके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। उनकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी या स्टेट पीएससी के थ्रू होती है। उनकी सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग होती है। उनकी जॉब सिक्योर होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह। चौथा फीचर, मिनिस्टीरियल कंट्रोल। इसका डायरेक्ट कंट्रोल कंसर्न्ड मिनिस्टर के पास होता है और पार्लियामेंट में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं। हर डिसीजन, हर एक्सपेंस, हर पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकती है। पांचवा फीचर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने नाम से सू नहीं कर सकता, ना ही इसे सू किया जा सकता है। जो भी लीगल एक्शन होगा वो गवर्नमेंट के नाम पर होगा। छठा फीचर, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर आता है, इसलिए इसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हर डिसीजन, हर एक्सपेंस, हर पॉलिसी पार्लियामेंट में क्वेश्चन की जा सकती है। एमपीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं। इससे इंश्योर होता है कि पब्लिक मनी का सही यूज हो रहा है। इंडिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आता है। रेलवेज का बजट अलग से पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। रेलवे मिनिस्टर इसका हेड होता है और रेलवेज के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोस्टल डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के अंडर आता है। तीसरा एग्जाम्पल है डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। तो ये था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मीनिंग और फीचर्स। अगले स्लाइड में हम इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के मेरिट्स और लिमिटेशंस की। पहले मेरिट से शुरू करते हैं। पहला मेरिट है हाई अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर आता है, इसलिए इसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। हर डिसीजन, हर एक्सपेंस, हर पॉलिसी पार्लियामेंट में क्वेश्चन की जा सकती है। एमपीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट्स हो सकती हैं। इससे इंश्योर होता है कि पब्लिक मनी का सही यूज हो रहा है। दूसरा मेरिट है सीक्रेट सेफ। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी। इन सेक्टर्स में सीक्रेसी बहुत जरूरी होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये सीक्रेट सेफ रहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। प्राइवेट कंपनी में इतनी सीक्रेसी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक होती हैं। शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तीसरा मेरिट है रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी प्रॉफिट कमाता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। इस पैसे को गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में यूज कर सकती है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस। चौथा मेरिट है पब्लिक वेलफेयर फोकस।
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है। जैसे इंडियन रेलवेज का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि आम आदमी को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसलिए रेलवेज की टिकट प्राइसेस इतनी कम है चाहे लॉस हो रहा हो। पांचवा मेरिट है मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का इस पर पूरा कंट्रोल होता है। जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाना चाहती है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकती है बिना किसी डिले के। अगर गवर्नमेंट चाहे कि रेलवेज के टिकट सस्ती रहें तो वो डायरेक्टली फेयर कंट्रोल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसी एरिया में नई ट्रेन शुरू हो तो वो डायरेक्टली ऑर्डर दे सकती है। छठा मेरिट है सूटेबल फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज जैसे सेक्टर्स स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना सेफ नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंश्योर करता है कि ये सेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहें। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन है रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी होती है। हर छोटे से छोटे डिसीजन के लिए फाइल्स ऊपर नीचे जाती है, अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। इससे डिसीजंस बहुत लेट होते हैं। एक नई ट्रेन शुरू करने में सालों लग जाते हैं। एक छोटी सी पॉलिसी चेंज के लिए महीनों लग जाते हैं। दूसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट रूल्स बहुत रिजिड होते हैं, इन्हें चेंज करना मुश्किल होता है। अगर मार्केट में कुछ नया हो रहा है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी जहां एक दिन में डिसीजन बदल सकती है वहां डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को 1 साल लग सकता है। तीसरी लिमिटेशन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिशियंस कभी कभी अपने पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इंटरफियर करते हैं। जैसे किसी एरिया में रेलवे स्टेशन बनाना पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, चाहे वहां पैसेंजर्स कम हो। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करने के लिए डिसीजंस लिए जा सकते हैं। चौथी लिमिटेशन है नो सेपरेट एंटिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपने नाम से बोरो नहीं कर सकता, मार्केट से लोन नहीं ले सकता। यूज पूरी तरह गवर्नमेंट बजट पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो प्रोजेक्ट रुक जाता है। पांचवी लिमिटेशन है लैक ऑफ इनोवेशन। क्योंकि एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनकी जॉब सिक्योर होती है, उन्हें परफॉर्म करने का ज्यादा इंसेंटिव नहीं होता। इससे इनोवेशन की कमी रहती है, एफिशिएंसी कम होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे कितना भी अच्छा काम करे, यूज प्राइवेट सेक्टर जैसा बोनस नहीं मिलता। छठी लिमिटेशन है स्लो डिसीजन मेकिंग। पार्लियामेंट में अप्रूवल, मिनिस्ट्री में फाइल्स, इतना लंबा प्रोसेस है कि डिसीजन होते होते महीने लग जाते हैं। प्राइवेट कंपनी जहां एक दिन में डिसीजन ले सकती है, वहां डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को 1 महीना लग सकता है। सातवीं लिमिटेशन है लैक ऑफ कंपटीशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जनरली मोनोपोलीज होती हैं, उनका कोई कंपेटिटर नहीं होता, इसलिए उन्हें इम्प्रूव करने का इंसेंटिव नहीं होता। रेलवेज का मोनोपोली है, इसलिए सर्विस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आठवीं लिमिटेशन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन प्राइसिंग। इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिशियंस प्रेशर डालकर प्राइसेस कम करवा देते हैं, चाहे लॉस हो रहा हो। रेलवेज की टिकट्स 90% पैसेंजर्स के लिए सब्सिडाइज्ड है, इसलिए रेलवेज को हर साल हजारों करोड़ का लॉस होता है। तो दोस्तों, ये थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स और लिमिटेशंस। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब हम आते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के दूसरे टाइप पर, और वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक ऐसी एंटिटी है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू क्रिएट की जाती है। इस एक्ट में कॉर्पोरेशन का नाम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके पावर्स, उसकी स्कोप सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से एक लेवल ऊपर की एंटिटी है जिसके पास थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी है। इसका अपना अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर होता है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में ये इंडिपेंडेंट होती है। इसके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते, कॉर्पोरेशन के अपने एम्प्लॉयज होते हैं, अपने रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं,
अपनी सैलरी स्ट्रक्चर्स होती है। इसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट बजट पर फुली डिपेंडेंट नहीं होती। ये मार्केट से बोरो कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है। सोचो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी कि अपने नाम से लोन नहीं ले सकता था, मार्केट से पैसा नहीं जुटा सकता था, अपने एम्प्लॉयज को कंपेटिटिव सैलरी नहीं दे सकता था। हर छोटी डिसीजन के लिए मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इन सब चीज़ों में बेटर है, इसके पास ज़्यादा फ्रीडम है। इंडिया में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनाती है, वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। NHAI को आपने देखा होगा, वो देश भर में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जैसे मेगा हाईवे प्रोजेक्ट्स बना रही है। AAI मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो देश के एयरपोर्ट्स मैनेज करती है, वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। आप जब भी एयरपोर्ट जाते हो, सिक्योरिटी चेक से लेकर बोर्डिंग तक सब AAI मैनेज करता है। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो किसानों से ग्रेन्स खरीदती है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बेचती है, वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। FCI की गोडाउन में देश का फूड ग्रेन स्टॉक होता है, जो राशन शॉप्स के थ्रू गरीब लोगों तक पहुंचता है। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, करेंसी इशू करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, जो देश का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क चलाते हैं। चलो, अब इसके फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर, क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू क्रिएट होती है। ये एक्ट कॉर्पोरेशन का जन्मदाता होता है। उसमें कॉर्पोरेशन के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है। उसका नाम क्या होगा, उसका पर्पस क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसका बोर्ड कैसे बनेगा, वो पैसा कैसे जुटाएगा, उसके एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट कैसे होगी। ये एक्ट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होता है उस कॉर्पोरेशन के लिए। अगर कॉर्पोरेशन की पावर्स या स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, तो एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता है, जो एक लंबी प्रोसेस है। पार्लियामेंट में बिल लाना, दोनों हाउस में पास करना, प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेना, ये सब करना पड़ता है। इसलिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज्यादा है। दूसरा फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, गवर्नमेंट से अलग। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है। अदर कॉर्पोरेशन पर केस होता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, कॉर्पोरेशन खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का हिस्सा होता था, उसकी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं थी। तीसरा फीचर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट बजट पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होती। वो मार्केट से बोरो कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, अपनी इनकम से अपना खर्चा चला सकती है। इससे उसे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए खुद फंड अरेंज कर सकती है। NHAI मार्केट से बॉन्ड्स इशू करके हजारों करोड़ रुपए जुटा लेती है हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। FCI गवर्नमेंट से लोन लेती है फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए। RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। चौथा फीचर, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का इस पर ब्रॉड पॉलिसी कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, मेजर पॉलिसी डिसीजंस अप्रूव करती है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफियर नहीं करती। इससे कॉर्पोरेशन को ऑटोनॉमी मिलती है बिजनेस डिसीजंस लेने में। बोर्ड में गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन डेली ऑपरेशंस के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं। पांचवा फीचर, ओन स्टाफ। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते। कॉर्पोरेशन के अपने रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, अपनी प्रमोशन पॉलिसीज होती हैं। इससे कॉर्पोरेशन मार्केट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सकती है और बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट कर सकती है। NHAI इंजीनियर्स को मार्केट रेट्स पर सैलरी देती है। RBI अपने ऑफिसर्स को कॉम्पिटिटिव पैकेजेस देती है। छठा फीचर, सर्विस एंड प्रॉफिट बैलेंस।
स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि पब्लिक सर्विस भी होता है। ये दोनों के बीच बैलेंस करती है, न फुल्ली कमर्शियल न फुल्ली वेलफेयर। जैसे NHAI टोल कलेक्ट करती है प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छी रोड्स प्रोवाइड करना पब्लिक सर्विस के लिए। AAI एयरपोर्ट्स ऑपरेट करती है प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ एयर ट्रैवल प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, ये था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मीनिंग और फीचर्स। अगले स्लाइड में हम इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के मेरिट्स और लिमिटेशंस की। पहले मेरिट से शुरू करते हैं। पहला मेरिट है सेपरेट लीगल एंटिटी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, गवर्नमेंट से अलग। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है। इससे उसे एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिलती है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं थी। अगर कॉरपोरेशन पर कोई केस करता है, तो गवर्नमेंट उस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। कॉरपोरेशन खुद अपना बचाव कर सकती है। दूसरा मेरिट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट बजट पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होती। वो मार्केट से बोरो कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, अपनी इनकम से अपना खर्चा चला सकती है। इससे उसे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। NHAI मार्केट से बॉन्ड्स इशू करके हजारों करोड़ रुपए जुटा लेती है हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। FCI गवर्नमेंट से लोन लेती है फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए। RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बिल्कुल नहीं थी। तीसरा मेरिट है फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इतनी ब्यूरोक्रेसी थी कि हर डिसीजन में टाइम लगता था। फाइल्स ऊपर नीचे जाती थी, मिनिस्ट्री अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में डे टू डे डिसीजंस मैनेजमेंट खुद लेती है। गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इससे डिसीजंस जल्दी होते हैं, बिजनेस एफिशिएंटली चलता है। चौथा मेरिट है प्रोफेशनल स्टाफ। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते, इसलिए कॉरपोरेशन मार्केट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सकती है, बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट कर सकती है। NHAI इंजीनियर्स को मार्केट रेट्स पर सैलरी देती है। RBI अपने ऑफिसर्स को कॉम्पिटिटिव पैकेजेस देती है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, इनोवेशन आती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है। पांचवा मेरिट है सर्विस एंड प्रॉफिट बैलेंस। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पब्लिक सर्विस भी करती है और प्रॉफिट भी कमाती है। ये दोनों के बीच एक हेल्थी बैलेंस मेंटेन करती है। ना फुली कमर्शियल की तरह सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागती है, ना फुली वेलफेयर की तरह लॉस उठाकर पब्लिक सर्विस करती है। छठा मेरिट है पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। उसका बोर्ड गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मेजर पॉलिसीज गवर्नमेंट अप्रूव करती है। पार्लियामेंट में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, पब्लिक मनी का मिसयूज नहीं हो पाता। सातवां मेरिट है स्पेशलाइजेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है। NHAI सिर्फ हाईवेज के लिए, FCI सिर्फ फूड ग्रेन्स के लिए, RBI सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन के लिए। इससे वो उस स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट बन जाती है, स्पेशलाइजेशन डेवलप होती है। आठवां मेरिट है पब्लिक ट्रस्ट। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट की गई है, इसलिए पब्लिक का इसमें ट्रस्ट होता है। लोग जानते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगी, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए भी कमिटेड है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कम है, लेकिन फिर भी होता है। बोर्ड के मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेजर डिसीजंस में गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होती है। कभी कभी पॉलिटिशियंस अपने इंटरेस्ट के लिए इंटरफेयर करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में हाईवे प्रोजेक्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, चाहे ट्रैफिक वॉल्यूम कम हो। दूसरी लिमिटेशन है रिजिड लॉ। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनती है, और अगर उसके स्ट्रक्चर या पावर्स में कोई चेंज करना है तो एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता है। पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाना, डिस्कस करना, पास करना, ये एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए कॉरपोरेशन जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकती चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। प्राइवेट कंपनी अपना स्ट्रक्चर जल्दी चेंज कर सकती है,
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं। तीसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ कंप्लीट ऑटोनॉमी। नाम को ऑटोनमस है लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है। मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, एक्सपेंशन प्लान्स, डाइवर्सिफिकेशन, इन सब में गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी से नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से टिकट प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती। चौथी लिमिटेशन है पॉलिटिकल प्रेशर। पार्लियामेंट में एमपीज इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, डिबेट्स होती हैं, कभी कभी ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है। कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स पॉलिटिकल प्रेशर में आकर डिसीजंस लेते हैं जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से सही नहीं होते। इलेक्शन के टाइम पर प्रेशर बढ़ जाता है। पांचवी लिमिटेशन है ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। बोर्ड में गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं जो कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स नहीं। उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक होती है, कॉर्पोरेट नहीं। इससे एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, इनोवेशन रुकती है। छठी लिमिटेशन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ओनर भी है, रेगुलेटर भी है, पॉलिसी मेकर भी है। कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन ओएनजीसी को प्रॉफिट भी कमाना है। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं। सातवीं लिमिटेशन है लिमिटेड कंपटीशन। बहुत सारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस मोनोपोलीज है, जैसे एनएचएआई हाईवेज के लिए, एएआई एयरपोर्ट्स के लिए। इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, इसलिए सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रेशर नहीं है। आठवीं लिमिटेशन है स्लो रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस। मार्केट में अगर कुछ नया ट्रेंड आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो है। तो दोस्तों, ये थी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मेरिट्स और लिमिटेशंस। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अब हम आते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के तीसरे और सबसे मॉडर्न टाइप पर, और वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, लेकिन उसमें 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास होता है। सिंपल वर्ड्स में ये एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, लेकिन इसमें मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का सबसे फ्लेक्सिबल और ऑटोनमस फॉर्म है। इसका अपना अलग लीगल एग्जिस्टेंस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, लेकिन डे टू डे मैनेजमेंट में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती। इंडिया में गवर्नमेंट कंपनीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है, वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। ओएनजीसी क्रूड ऑयल निकालता है जमीन के अंदर से और समुंदर के नीचे से, फिर उसे रिफाइन करता है। आईओसीएल मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो पेट्रोल पंप्स चलाती है पूरे देश में, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। आपके शहर में जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वो आईओसीएल का है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो स्टील बनाती है फैक्ट्रीज के लिए, ब्रिजेस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। बीएचईएल जो पावर प्लांट्स बनाता है, गैस पाइपलाइंस चलाता है। एनटीपीसी जो बिजली बनाता है। कोल इंडिया जो कोल निकालता है। ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है। पहले एसबीआई भी गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन अब उसकी मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास नहीं है। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, अब टाटा ने खरीद ली है। चलो अब इसके फीचर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है, बिल्कुल नॉर्मल कंपनी की तरह। इसका MOA और AOA फाइल होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, CIN नंबर होता है। नॉर्मल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में फॉर्मेशन प्रोसेस सेम है, बस ओनरशिप डिफरेंस है। दूसरा फीचर, 51% और मोर गवर्नमेंट ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 51% सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास होना चाहिए। बाकी 49% पब्लिक के पास हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकता है।
इसलिए इन्हें PSUs भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर गवर्नमेंट की स्टेक 51% से नीचे चली जाए तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी। तीसरा फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी की अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, शेयर होल्डर्स से अलग, गवर्नमेंट से अलग। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है। अगर कंपनी पर केस होता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। चौथा फीचर, मैक्सिमम ऑटोनॉमी। 3 पब्लिक एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट कंपनी को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी होती है। गवर्नमेंट बोर्ड में अपने डायरेक्टर्स नॉमिनेट करती है, लेकिन डे टू डे बिजनेस डिसीजंस मैनेजमेंट खुद लेती है। ONGC डिसाइड करता है कि कहाँ ड्रिलिंग करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। IOCL डिसाइड करता है कि पेट्रोल के दाम क्या रखने हैं। पांचवा फीचर, ओन स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते। कंपनी के अपने रिक्रूटमेंट रूल्स, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर्स, अपनी HR पॉलिसीज होती हैं। ये मार्केट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सकती है, बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट कर सकती है। ONGC के इंजीनियर्स को लाखों की सैलरी मिलती है। छठा फीचर, प्राइवेट कैपिटल एक्सेस। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, IPO ला सकती है और पब्लिक से पैसा जुटा सकती है। ONGC, IOCL, सेल, ये सब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आम लोग इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। सातवां फीचर, कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम कर सकती है। ये डाइवर्सिफाई कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है, जॉइंट वेंचर्स बना सकती है, दूसरी कंपनीज अक्वायर कर सकती है। इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में नहीं थी। ONGC ने दूसरे देशों में भी ऑयल ब्लॉक्स खरीदे हैं। IOCL ने दूसरे देशों में पेट्रोल पंप्स खोले हैं। आठवां फीचर, एडिट बाय CAG। गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, पब्लिक मनी का मिसयूज नहीं हो पाता। CAG की रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों, ये था गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग और फीचर्स। अगले स्लाइड में हम इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस की। पहले मेरिट से शुरू करते हैं। पहला मेरिट है मैक्सिमम ऑटोनॉमी। 3 पब्लिक एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट कंपनी को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। ये अपने डे टू डे बिजनेस डिसीजंस खुद लेती है, गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इससे डिसीजंस जल्दी होते हैं और बिजनेस एफिशिएंटली चलता है। ONGC डिसाइड करता है कि कहाँ ड्रिलिंग करनी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। IOCL डिसाइड करता है कि पेट्रोल पंप्स कैसे एक्सपैंड करने हैं, नए प्रोडक्ट्स कैसे लॉन्च करने हैं। ये ऑटोनॉमी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में नहीं थी। दूसरा मेरिट है इजी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी बनाना रिलेटिवली इजी है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, किसी स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं। बस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह स्पेशल एक्ट नहीं चाहिए। इसलिए नई गवर्नमेंट कंपनी जल्दी स्टार्ट की जा सकती है। तीसरा मेरिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनी अपने बोर्ड में प्रोफेशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, मार्केट से बेस्ट टैलेंट हायर कर सकती है, कॉम्पिटिटिव सैलरीज दे सकती है। इससे मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होती है और कंपनी एफिशिएंटली चलती है। ONGC का CEO एक प्रोफेशनल होता है, ब्यूरोक्रेट नहीं। IOCL के बोर्ड में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। चौथा मेरिट है प्राइवेट कैपिटल एक्सेस। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, IPO ला सकती है और पब्लिक से पैसा जुटा सकती है। इससे उसे एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की कमी नहीं होती। ONGC का IPO आया था, लोगों ने शेयर्स खरीदे, कंपनी को हजारों करोड़ रुपए मिले। पांचवा मेरिट है
कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम कर सकती है। ये डाइवर्सिफाई कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है, जॉइंट वेंचर्स बना सकती है, दूसरी कंपनीज अक्वायर कर सकती है। ONGC ने दूसरे देशों में ऑयल ब्लॉक्स खरीदे। IOCL ने दूसरे देशों में पेट्रोल पंप्स खोले। सेल ने नए स्टील प्लांट्स लगाए। छठा मेरिट है सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी की अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी है। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सू कर सकती है, सू की जा सकती है। अगर कंपनी पर केस होता है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। सातवां मेरिट है हेल्दी कंपटीशन। गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज के साथ compete करती हैं। इससे मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहता है, कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती हैं, प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव रहती है। ONGC प्राइवेट ऑयल कंपनीज के साथ compete करता है। IOCL प्राइवेट पेट्रोल पंप्स के साथ compete करता है। आठवां मेरिट है ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है, इसलिए इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक होती हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, स्कैम्स की पॉसिबिलिटी कम होती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहली लिमिटेशन है नॉट फुली ऑटोनॉमस। भले ही गवर्नमेंट कंपनी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन ये फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होती। गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होती है, इसलिए मेजर पॉलिसी डिसीजंस, एक्सपेंशन प्लान्स, मर्जर्स, एक्विजिशंस, इन सब में गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। कंपनी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। दूसरी लिमिटेशन है पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस। MPs पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कंपनी के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट्स कर सकते हैं। इससे कभी-कभी कंपनी की वर्किंग में इंटरफियरेंस होता है। ऑफिसर्स पॉलिटिकल प्रेशर में आकर डिसीजंस लेते हैं। तीसरी लिमिटेशन है ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड में गवर्नमेंट अपने नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स रखती है, जो अक्सर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक होती है, कॉर्पोरेट माइंडसेट नहीं होता। इससे कभी-कभी डिले होता है और एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। चौथी लिमिटेशन है सोशल वर्सेस प्रॉफिट कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट कंपनी को एक तरफ प्रॉफिट कमाना है, दूसरी तरफ पब्लिक वेलफेयर भी देखना है। जैसे ONGC को पेट्रोल डीजल मार्केट प्राइस पर बेचना चाहिए प्रॉफिट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइसेस कम रहे पब्लिक वेलफेयर के लिए। इस कॉन्फ्लिक्ट में कंपनी फंस जाती है। पांचवी लिमिटेशन है लैक ऑफ कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी में अकाउंटेबिलिटी थोड़ी डाइल्यूटेड होती है। पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। छठी लिमिटेशन है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन प्राइसिंग। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट नहीं, जैसे फ्यूल प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस। इससे कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट होता है। सातवीं लिमिटेशन है स्लो डिसीजन मेकिंग इन मेजर प्रोजेक्ट्स। डे टू डे डिसीजंस फास्ट होते हैं, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, जो टाइम लेती है। आठवीं लिमिटेशन है रिस्क ऑफ प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट कभी भी अपनी स्टेक रिड्यूस कर सकती है, कंपनी को प्राइवेट को बेच सकती है। एयर इंडिया इसका एग्जाम्पल है, जो गवर्नमेंट कंपनी थी और अब टाटा के पास है। तो दोस्तों, ये थे गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स और लिमिटेशंस। अगले स्लाइड में हम तीनों पब्लिक एंटरप्राइजेस का कंपैरिजन टेबल बनाएंगे। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, और वो है तीनों पब्लिक एंटरप्राइजेस का कंपैरिजन टेबल। ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 मार्क्स का कंपैरिजन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलो एक एक पॉइंट करके तीनों को कंपेयर करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की तरह फॉर्म होता है। इसके लिए किसी अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के थ्रू फॉर्म होती है। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है। दूसरा पॉइंट, लीगल एंटिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होती, ये गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अलग लीगल एंटिटी होती है
वो अपने नाम से सुए कर सकती है, सुए की जा सकती है। गवर्नमेंट कंपनी की भी अलग लीगल एंटिटी होती है, बिल्कुल नॉर्मल कंपनी की तरह। तीसरा पॉइंट, ऑटोनॉमी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे काम ऑटोनॉमी होती है। ये डायरेक्टली मिनिस्टर के अंडर काम करता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मीडियम ऑटोनॉमी होती है। डे टू डे डिसीजंस खुद लेती है, लेकिन मेजर डिसीजंस में गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी में सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। ये लगभग प्राइवेट कंपनी की तरह इंडिपेंडेंट होती है। चौथा पॉइंट, फंडिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फंडिंग गवर्नमेंट बजट से आती है। पार्लियामेंट में एलोकेशन होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की फंडिंग पार्शली गवर्नमेंट से और पार्शली खुद की बोरोइंग से होती है। गवर्नमेंट कंपनी की फंडिंग फुल्ली खुद की होती है। वो मार्केट से बोरो कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, आईपीओ ला सकती है। पांचवा पॉइंट, स्टाफ। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के स्टाफ सिविल सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का अपना स्टाफ होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं। गवर्नमेंट कंपनी का भी अपना स्टाफ होता है, मार्केट कंपेटिटिव सैलरीज देती है। छठा पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। डायरेक्टली मिनिस्टर कंट्रोल करता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मॉडरेट कंट्रोल होता है। बोर्ड के थ्रू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रखती है। गवर्नमेंट कंपनी में मिनिमम कंट्रोल होता है। सिर्फ मेजर पॉलिसी डिसीजंस में गवर्नमेंट इंटरफियर करती है। सातवां पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिजिड गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन एक्ट के अंडर डिफाइंड स्कोप में। गवर्नमेंट कंपनी में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो नए मार्केट्स में एंटर कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है। आठवां पॉइंट, एग्जाम्पल्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स हैं इंडियन रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल्स हैं NHAI, FCI, AAI, RBI। गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं ONCC, IOCL, SAIL, BHEL, GAIL। नौवां पॉइंट, accountability. Departmental undertaking mean maximum accountability, directly parliament के प्रति responsible. Statutory corporation mean moderate accountability, parliament में questions पूछे जा सकते हैं. Government company में minimum accountability, CAG audit होती है, लेकिन direct parliamentary control नहीं. 10वां point, suitability. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए सूटेबल है जहां सीक्रेसी और गवर्नमेंट कंट्रोल जरूरी है, जैसे डिफेंस, रेलवेज। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर्स के लिए सूटेबल है जहां कुछ ऑटोनॉमी चाहिए लेकिन गवर्नमेंट ओवरसाइट भी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी कमर्शियल सेक्टर्स के लिए सूटेबल है जहां एफिशिएंसी और प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑयल, स्टील, पावर। 11वां पॉइंट, borrowing power. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मार्केट से बोरो नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट बजट पर डिपेंडेंट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मार्केट से बोरो कर सकता है बॉन्ड्स इश्यू करके। गवर्नमेंट कंपनी मार्केट से बोरो कर सकती है, शेयर्स इश्यू कर सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकती है। 12वां पॉइंट, ऑडिट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ऑडिट CAG डायरेक्टली करता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की ऑडिट भी CAG करता है। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट CAG करता है, लेकिन अगर लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस भी अप्लाई होती हैं। तो दोस्तों, ये था तीनों का डिटेल्ड कंपैरिजन। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो टेबल फॉर्मेट में ये पॉइंट्स लिखने हैं। ऑटोनॉमी का लेवल याद रखना, डिपार्टमेंटल लोएस्ट, स्टैट्यूटरी मीडियम, गवर्नमेंट कंपनी हाईएस्ट। गवर्नमेंट कंट्रोल का लेवल याद रखना, डिपार्टमेंटल हाईएस्ट, स्टैट्यूटरी मीडियम, गवर्नमेंट कंपनी लोएस्ट। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और वो है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सोचो, 1950 के दशक और 1960 के दशक का इंडिया। अभी अभी आज़ादी मिली थी, देश गरीब था,
प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि बड़ी इंडस्ट्रीज लगा सके, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम खुद इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आई, जिसमें कहा गया कि पब्लिक सेक्टर विल ऑक्यूपाई कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब स्टील, कोल, ऑयल, रेलवेज, पावर जनरेशन, हेवी इंजीनियरिंग, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हेवी इन्वेस्टमेंट किया। सेल बनाया स्टील के लिए, ओएनजीसी बनाया ऑयल के लिए, कोल इंडिया बनाया कोल के लिए, एनटीपीसी बनाया पावर के लिए, बीएचईएल बनाया हेवी इंजीनियरिंग के लिए। 1950 के दशक से 1980 के दशक तक पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन रहा। इसके बाद 1991 आया, जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, इकोनॉमी डूबने लगी, देश अपना इंपोर्ट बिल भी नहीं भर पा रहा था। तब पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्स कम करना, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस परमिट राज से मुक्त करना। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ करना, इंडियन कंपनीज को फॉरेन मार्केट्स में जाने नहीं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया, फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया और पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे चेंज होने लगा। पहले पब्लिक सेक्टर सब कुछ करता था, हर इंडस्ट्री में था। अब वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रह गया, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं है या लिमिटेड है। अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है? पहला रोल, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्रेजेंस। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सिर्फ 4 सेक्टर्स स्ट्रेटेजिक हैं जहां पब्लिक सेक्टर मस्ट है: एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, स्पेसिफाइड मिनरल्स और डिफेंस। बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन है। दूसरा रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और रिटर्न आने में बहुत टाइम लगता है। प्राइवेट सेक्टर इतना वेट नहीं करता, इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट्स करती है। एनएचएआई हाईवेज बनाता है, एएआई एयरपोर्ट्स बनाता है, एनटीपीसी पावर प्लांट्स बनाता है। तीसरा रोल, रीजनल बैलेंस। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में लगाती है ताकि वहां डेवलपमेंट हो, जॉब्स आएं, लोगों की इनकम बढ़े। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट देखकर डेवलप्ड एरियाज में जाता है, जैसे सेल की प्लांट बोकारो में है, भिलाई में है। ये बैकवर्ड एरियाज हैं जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता। चौथा रोल, चेक ऑन प्राइवेट मोनोपोलीज। अगर प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली बना लेगा तो वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा। पब्लिक सेक्टर कंपटीशन प्रोवाइड करता है, फेयर प्राइसेस इंश्योर करता है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल है, उसकी वजह से जियो, एयरटेल, वीआई ज्यादा मनमानी नहीं कर सकते। पांचवा रोल, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अब धीरे धीरे अपनी कंपनीज में अपनी स्टेक कम कर रही है, माइनॉरिटी स्टेक सेल कर रही है या स्ट्रैटेजिक सेल कर रही है। इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है जो दूसरे वेलफेयर स्कीम्स में यूज हो सकता है। एयर इंडिया स्ट्रैटेजिक सेल हुई टाटा को, बीपीसीएल की सेल की कोशिश हुई। छठा रोल, सोशल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर कंपनीज सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं, स्कूल्स चलाती हैं, हॉस्पिटल्स चलाती हैं, रूरल डेवलपमेंट करती हैं। ओएनजीसी, आईओसीएल, एसएआईएल सबकी अपनी सीएसआर फाउंडेशंस हैं जो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट में काम करती हैं। सातवां रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज R&D में इन्वेस्ट करती हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में R&D करता है, DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजी में R&D करता है। आठवां रोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पब्लिक सेक्टर अब भी बड़ा एम्प्लॉयर है। रेलवेज में 12 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, डिफेंस में इतने ही, पोस्टल में 4 लाख से ज़्यादा। तो दोस्तों, ये था चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेज। अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर के इंटरनेशनल लेवल पर, और वो हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज।
ग्लोबल एंटरप्राइजेज वो कंपनीज हैं जो एक देश में रजिस्टर्ड हैं लेकिन दुनिया के कई देशों में अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं। इनका स्केल बहुत बड़ा होता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है और ब्रांड नेम वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। सोचो, एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स दुनिया के हर देश में मिलते हैं। Amazon एक अमेरिकन कंपनी है लेकिन इंडिया में भी उतनी ही पॉपुलर है। टोयोटा जापानीज कंपनी है लेकिन उसकी कार्स इंडिया की सड़कों पर दौड़ती हैं। कोका कोला अमेरिकन कंपनी है लेकिन इंडिया की हर दुकान में मिलती है। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है लेकिन इंडिया में उसके फोन्स सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये सब ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैं। चलो अब इनकी फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। पहला फीचर, ह्यूज कैपिटल एंड रिसोर्सेज। ग्लोबल एंटरप्राइजेज के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल होता है। उन्हें दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से पैसा जुटाने की एबिलिटी होती है। उनका एनुअल टर्नओवर कई डेवलपिंग कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा होता है। एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है। वॉलमार्ट का रेवेन्यू $600 बिलियन से ज्यादा है। दूसरा फीचर, एडवांस टेक्नोलॉजी। ग्लोबल एंटरप्राइजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत खर्चा करती है। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, पैटेंट्स होते हैं, इनोवेशंस होती हैं। इसलिए वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहती हैं। एप्पल हर साल नया आईफोन लॉन्च करती है, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ। सैमसंग फोल्डेबल फोन्स बना रहा है। टोयोटा इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कार्स बना रही है। तीसरा फीचर, ग्लोबल ब्रांड नेम। इनका ब्रांड नेम दुनिया भर में फेमस होता है। चाहे आप इंडिया में हो या ब्राजील में, कोका कोला का लोगो देखकर पहचान जाते हैं। नाइकी का स्वूश साइन देखकर क्वालिटी याद आती है। ये ब्रांड रिकग्निशन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथा फीचर, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ग्लोबल एंटरप्राइजेस का हेड ऑफिस जनरली होम कंट्री में होता है, जहां से पूरी दुनिया के ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। ब्रांचेस और सब्सिडियरीज अलग अलग देशों में होती हैं, लेकिन मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हेडक्वार्टर्स से आते हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर्स कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया में है और वहां से डिसाइड होता है कि नया आईफोन कैसा होगा। पांचवा फीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ग्लोबल एंटरप्राइजेस दुनिया के बेस्ट टैलेंट को हायर करती हैं, अनहे कॉम्पिटिटिव सैलरीज देती हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज करती हैं। गूगल अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट फैसिलिटीज देता है, फ्री फूड, जिम, नैप पॉड्स। इसलिए बेस्ट इंजीनियर्स गूगल में काम करना चाहते हैं। छठा फीचर, मल्टी कंट्री ऑपरेशंस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ऑपरेशंस करती हैं। कोई कंट्री में प्रोडक्शन होता है, कोई कंट्री में रिसर्च, कोई कंट्री में सेल्स। ये कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स मैनेज करती हैं। आईफोन का डिजाइन कैलिफोर्निया में होता है, प्रोसेसर ताइवान में बनता है, स्क्रीन साउथ कोरिया में, असेंबली चाइना में, सेल्स दुनिया भर में। सातवां फीचर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि इनका स्केल बहुत बड़ा होता है, इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए वो कंपेटिटिव प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स दे सकती है। एक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $400 है, लेकिन वो $1000 में बिकता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। आठवां फीचर, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के पास दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंच है। वो अपने प्रोडक्ट्स किसी भी देश में बेच सकती है। Amazon 20 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है। कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में मिलती है। नौवां फीचर, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इनका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में फैला होता है, अगर एक कंट्री में लॉस हो रहा है तो दूसरी कंट्री में प्रॉफिट कवर कर लेता है। 10वां फीचर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। ग्लोबल एंटरप्राइजेज इतनी बड़ी होती हैं कि वो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। Amazon ने इंडिया में FDI रूल्स को इन्फ्लुएंस किया। गूगल, फेसबुक ने डेटा प्रोटेक्शन लॉज को इन्फ्लुएंस किया। 11वां फीचर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबल एंटरप्राइजेज जिस देश में जाती हैं, वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती हैं। इसे होस्ट कंट्री को फायदा होता है। जापान ने इंडिया को बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी दी। 12वां फीचर, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। ISO, 6 सिग्मा। इनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होता है।
इसलिए इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंसिस्टेंटली हाई रहती है। तो दोस्तों, ये थे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर्स। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर्स। अब हम आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, और वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का सिंपल मतलब है मिलकर बिजनेस करना। सोचो, एक इंडियन कंपनी है जिसको इंडिया का मार्केट पता है, लोकल कॉन्टैक्ट्स है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की समझ है, लेकिन उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादा कैपिटल नहीं है। दूसरी तरफ एक फॉरेन कंपनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, लेकिन इंडिया का मार्केट नहीं पता, लोकल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगे जिसमें दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडियन कंपनी लोकल नॉलेज देगी, फॉरेन कंपनी टेक्नोलॉजी और कैपिटल देगी। जो प्रॉफिट होगा वो दोनों शेयर करेंगे। यही जॉइंट वेंचर है। अब ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें। जॉइंट वेंचर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म्स का एक टेम्पररी पार्टनरशिप है, जिसमें वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या बिजनेस के लिए मिलकर आते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, रिस्क्स शेयर करते हैं और रिवॉर्ड्स शेयर करते हैं। जॉइंट वेंचर दो तरह के होते हैं। पहला, कंट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इसमें कोई नई कंपनी नहीं बनती, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पार्टीज के बीच। वो डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा। ये सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। दूसरा, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इसमें एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है जिसमें दोनों पार्टीज इक्विटी शेयर्स लेती हैं। ये कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है और इसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इंडिया में जॉइंट वेंचर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दिल्ली मेट्रो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच। जापान ने टेक्नोलॉजी दी, इंडिया ने लोकल एग्जीक्यूशन किया। मारुति सुजुकी पहले जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर्स जापान के बीच। गवर्नमेंट ने लैंड दिया, सुजुकी ने टेक्नोलॉजी दी। अब सुजुकी ने मेजॉरिटी स्टेक ले ली है। टाटा एआईजी इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और एआईजी के बीच। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जॉइंट वेंचर था हिंदुस्तान लेवर और यूनिलीवर के बीच। एयरटेल ने शुरुआत में जॉइंट वेंचर्स किए थे फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज के साथ। अब जॉइंट वेंचर्स के क्या बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट, शेयर्ड रिस्क। अगर बिजनेस फेल हो गया तो लॉस दोनों शेयर करेंगे, अकेला कोई नहीं डूबेगा। ये रिस्क शेयरिंग पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा बेनिफिट, कंबाइंड रिसोर्सेज। दोनों पार्टीज अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स कंट्रीब्यूट करती हैं, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कैपिटल, कोई लोकल नॉलेज, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इससे बिजनेस की ओवरऑल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा बेनिफिट, लोकल नॉलेज। फॉरेन कंपनी को लोकल मार्केट समझने में हेल्प मिलती है, रेगुलेशंस नेविगेट करने में हेल्प मिलती है, लोकल कल्चर समझने में हेल्प मिलती है। इंडिया में बिजनेस करना फॉरेन कंपनी के लिए मुश्किल है, जॉइंट वेंचर इसे इजी बना देता है। चौथा बेनिफिट, इजी मार्केट एंट्री। जॉइंट वेंचर के थ्रू फॉरेन कंपनी इजीली नए देश में एंटर कर सकती है। बिना जॉइंट वेंचर के फॉरेन कंपनी को खुद से सब कुछ सेटअप करना पड़ता, जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता। पांचवा बेनिफिट, सिनर्जी। दोनों मिलकर ऐसी वैल्यू क्रिएट करते हैं जो अकेला नहीं कर सकता था। 1+1 11 होता है। इंडियन कंपनी की लोकल एक्सपर्टीज और फॉरेन कंपनी की टेक्नोलॉजी मिलकर मैजिक क्रिएट करती है। छठा बेनिफिट, शेयर टेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनी को फॉरेन पार्टनर से एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। इंडिया को जापान से बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी मिली, सुजुकी से कार टेक्नोलॉजी मिली। सातवां बेनिफिट, रिड्यूस्ड कंपटीशन। जॉइंट वेंचर से कंपटीशन कम हो जाती है क्योंकि दोनों कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर रही। आठवां बेनिफिट, गवर्नमेंट सपोर्ट। बहुत सारी गवर्नमेंट्स जॉइंट वेंचर्स को इंकरेज करती हैं, टैक्स बेनिफिट्स देती हैं, अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक करती हैं। तो दोस्तों, ये दी जॉइंट वेंचर्स के टाइप्स और बेनिफिट्स। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब हम आते हैं एक ऐसे मॉडल पर जो इंडिया में पिछले 10 से 15 सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, और वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में PPP कहते हैं।
पीपीपी का मतलब है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक पार्टनरशिप, एक कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क, जिसमें गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनी की हेल्प से बिल्ड और ऑपरेट करवाती है। अब सोचो, गवर्नमेंट को एक 200 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे बनाना है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरी एक्सप्रेसवे खुद बनाए। गवर्नमेंट का बजट लिमिटेड है, उसमें से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, सब्सिडीज सब देना है। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, एफिशिएंसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स है, लेकिन उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में एक्सपीरियंस नहीं, लैंड एक्विजिशन का पावर नहीं, रेगुलेटरी क्लियरेंसेस लेने की एबिलिटी नहीं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि मिलकर काम करेंगे। गवर्नमेंट लैंड देगा, अप्रूवल्स देगा, पॉलिसी सपोर्ट देगा। प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, डिजाइन करेगी, बिल्ड करेगी, ऑपरेट करेगी। जो रेवेन्यू आएगा टोल से वो दोनों शेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। यही पीपीपी मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है बिना ज्यादा पैसा लगाए, प्राइवेट कंपनी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, पब्लिक को बेटर सर्विसेज मिलती है। इसलिए पीपीपी मॉडल दुनिया भर में पॉपुलर है। अब इसके 3 मेन मॉडल्स होते हैं। पहला, बीओटी, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट बिल्ड करती है, कुछ सालों तक ऑपरेट करती है, टोल या फीस कलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करती है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। जैसे एक एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट 20 साल का है, प्राइवेट कंपनी 2 साल में बना देगी, 18 साल टोल कलेक्ट करेगी और 20 साल बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। दूसरा, बूट, बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट बिल्ड करती है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान उसकी ओनर भी रहती है, ऑपरेट करती है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। बोट और बूट में फर्क ओनरशिप का है। बोट में ओनरशिप गवर्नमेंट की रहती है, सिर्फ ऑपरेशन प्राइवेट के पास होता है। बूट में ओनरशिप भी प्राइवेट के पास होती है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान। जैसे एक एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, बूट में एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी के नाम पर होगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान, बीओटी में गवर्नमेंट के नाम पर। तीसरा, बोल्ट, बिल्ड, ओन, लीज, ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट कंपनी बिल्ड करती है, ओन करती है, लेकिन खुद ऑपरेट नहीं करती, बल्कि गवर्नमेंट को लीज पर दे देती है। गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करती है और प्राइवेट कंपनी को लीज पेमेंट देती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल बिल्डिंग प्राइवेट कंपनी ने बनाई, गवर्नमेंट को लीज पर दे दी, गवर्नमेंट उसमें हॉस्पिटल चला रही है, हर महीने प्राइवेट कंपनी को लीज रेंट दे रही है। इंडिया में पीपीपी मॉडल के बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पीपीपी मॉडल पर मॉडर्नाइज किए गए। दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप ने बनाया और ऑपरेट किया, मुंबई एयरपोर्ट जीवीके ने। आज दिल्ली एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास है। पहले गवर्नमेंट एयरपोर्ट था तो बहुत बेसिक था। कुछ एक्सप्रेसवेज बीओटी मॉडल पर बने, जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे। मेट्रो प्रोजेक्ट्स में पीपीपी मॉडल यूज हुआ है, जैसे मुंबई मेट्रो लाइन 1, हैदराबाद मेट्रो, रैपिड मेट्रो गुड़गांव, बांद्रा वॉरली सी लिंक मुंबई में पीपीपी मॉडल का एग्जाम्पल है। अब पीपीपी मॉडल के क्या बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट, फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीटियन। प्राइवेट कंपनी एफिशिएंसी के साथ काम करती है, इसलिए प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होते हैं। Government projects अक्सर डिले होते हैं। PPP projects relatively on time complete होते हैं। Private company डिले होगी तो पेनल्टी लगेगी, इसलिए वो जल्दी करती है। दूसरा बेनिफिट, reduced government burden। गवर्नमेंट को पूरी फंडिंग नहीं करनी पड़ती, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। इससे गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज दूसरे वेलफेयर स्कीम्स में यूसे हो सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गरीबों की स्कीम्स पर खर्च कर सकती है। तीसरा बेनिफिट, बेटर क्वालिटी। प्राइवेट कंपनी कंपटीशन के कारण बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करती है। पीपीपी एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट एयरपोर्ट से बेटर है। PPP roads गवर्नमेंट रोड से बेटर है। चौथा बेनिफिट, रिस्क शेयरिंग।
रिस्क गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच शेयर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ट्रैफिक रिस्क सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पांचवा बेनिफिट, इनोवेशन। प्राइवेट कंपनीज नई टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स लेकर आती हैं। इससे प्रोजेक्ट्स एफिशिएंट बनते हैं। छठा बेनिफिट, रेवेन्यू जनरेशन। गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट से रेवेन्यू मिलता है बिना इन्वेस्टमेंट किए। टोल कलेक्शन में गवर्नमेंट का शेयर होता है। सातवां बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पीपीपी प्रोजेक्ट्स बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान भी और ऑपरेशन के दौरान भी। आठवां बेनिफिट, इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विसेज। पीपीपी मॉडल से पब्लिक को बेटर सर्विसेज मिलती हैं, बेटर रोड्स, बेटर एयरपोर्ट्स, बेटर मेट्रो। नौवां बेनिफिट, लाइफ साइकिल कॉस्ट एफिशिएंसी। प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट के पूरी लाइफ साइकिल की कॉस्ट देखती है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं। इसलिए वो ऐसे मटेरियल्स यूज करती है जो लॉन्ग टर्म में सस्ते पड़ें। 10वां बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी। पीपीपी प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिटिव बिडिंग से एलोकेट होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो दोस्तों, ये था पीपीपी मॉडल। अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, और वो है मल्टीनेशनल कंपनीज, जिन्हें शॉर्ट में एमएनसीज कहते हैं। वैसे तो सीबीएसई 2025 से 26 के सिलेबस में एमएनसी टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक देश में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। सोचो, मैकडॉनल्ड्स एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में उसके रेस्टोरेंट्स हैं। कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, लेकिन दुनिया के हर कोने में मिलती है। टोयोटा जापानीज कंपनी है, लेकिन उसकी फैक्ट्रीज दुनिया भर में हैं। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन उसके फोन्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। इनका स्केल इतना बड़ा होता है कि इनका एनुअल रेवेन्यू कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा होता है। सोचो, एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है। वॉलमार्ट का रेवेन्यू $600 बिलियन से ज्यादा है, जो दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। Amazon का रेवेन्यू $500 बिलियन से ज्यादा है। ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं कि इन्हें समझना एक अलग सब्जेक्ट है। अब एमएनसीज की कुछ की फीचर्स हैं जो इन्हें नॉर्मल कंपनीज से अलग बनाती हैं। पहला फीचर, ग्लोबल प्रेजेंस। एमएनसीज का बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में फैला होता है। उनकी सब्सिडियरीज, ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज दुनिया भर में होते हैं। मैकडॉनल्ड्स के 40,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं 100 से ज्यादा देशों में। कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है। यूनिलीवर 190 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। ये ग्लोबल प्रेजेंस उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल देती है, रिस्क डाइवर्सिफाई करती है और ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन दिलाती है। दूसरा फीचर, लार्ज साइज। एमएनसीज का साइज बहुत बड़ा होता है। रेवेन्यू, एसेट्स, एम्प्लॉइज, मार्केट शेयर सब कुछ ह्यूज स्केल पर। एप्पल के पास $200 बिलियन से ज्यादा कैश रिजर्व्स है। Amazon 1.5 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है दुनिया भर में। वॉलमार्ट 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है। इनका साइज इतना बड़ा है कि ये अपने सप्लायर्स को डिक्टेट कर सकती हैं, गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएट कर सकती हैं। तीसरा फीचर, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एमएनसीज का हेड ऑफिस होम कंट्री में होता है, जहां से ग्लोबल स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है। लोकल ऑफिसेज को ऑटोनॉमी होती है लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने की, लेकिन मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हेडक्वार्टर्स से आते हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर्स कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में है और वहां से डिसाइड होता है कि नया आईफोन कैसा होगा, फीचर्स क्या होंगे, प्राइस कितनी होगी। सैमसंग का हेडक्वार्टर्स सोल, साउथ कोरिया में है। टोयोटा का हेडक्वार्टर्स टोयोटा सिटी, जापान में है। चौथा फीचर, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एमएनसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत खर्चा करती हैं। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स होते हैं। गूगल R&D पर $30 बिलियन एनुअली खर्च करता है। सैमसंग R&D पर $20 बिलियन खर्च करता है। एप्पल R&D पर $25 बिलियन खर्च करता है।
इस R&D से नए प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इंप्रूव होते हैं और कंपनी कंपेटिटिव रहती है। पांचवा फीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। MNCs दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करती है, कंपेटिटिव सैलरीज देती है, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करती है। गूगल अपने एम्प्लॉयज को बेस्ट फैसिलिटीज देता है, फ्री फूड, जिम, नैप पॉड्स, मसाज रूम्स, गेम रूम्स। इसलिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स गूगल में काम करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon सब एम्प्लॉयज को एक्सीलेंट कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट्स देती है। छठा फीचर, ग्लोबल ब्रांड। MNCs के ब्रांड्स दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। नाइकी का स्वूश साइन देखकर क्वालिटी याद आती है। अडिडास की 3 स्ट्राइप्स देखकर स्पोर्ट्स याद आता है। कोका कोला का रेड कलर और स्क्रिप्ट फॉन्ट देखकर रिफ्रेशमेंट याद आती है। ये ब्रांड रिकग्निशन उनकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए लोग प्रीमियम प्राइसेस देने को रेडी रहते हैं। सातवां फीचर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि इनका स्केल बहुत बड़ा होता है, इन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर प्रोडक्ट्स दे सकती हैं। एक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $400 है, लेकिन वो $1000 में बिकता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कॉस्ट कम है। आठवां फीचर, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। MNCs के पास दुनिया भर के मार्केट्स तक पहुंच है। वो अपने प्रोडक्ट्स किसी भी देश में बेच सकती है। Amazon 20 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है। कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में मिलती है। नेटफ्लिक्स 190 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है। ये ग्लोबल रीच उन्हें रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन देती है। नौवां फीचर, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इनका बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में फैला होता है, अगर एक कंट्री में लॉस हो रहा है तो दूसरी कंट्री में प्रॉफिट कवर कर लेता है। अगर इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो US में ग्रोथ कवर कर लेती है। अगर यूरोप में रिसेशन है तो एशिया में ग्रोथ कवर कर लेती है। 10वां फीचर, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज। MNCs इतनी बड़ी होती है कि वो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। Amazon ने इंडिया में FDI रूल्स को इन्फ्लुएंस किया। गूगल, फेसबुक ने डेटा प्रोटेक्शन लॉस को इन्फ्लुएंस किया। बिग फार्मा कंपनीज ने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। 11वां फीचर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। MNCs जिस देश में जाती है वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है, इससे होस्ट कंट्री को फायदा होता है। जापान ने इंडिया को बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी दी। सुजुकी ने इंडिया को कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दी। 12वां फीचर, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। MNCs इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, ISO, 6 सिग्मा। इनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंसिस्टेंटली हाई रहती है। 13वां फीचर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। MNCs अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए CSR एक्टिविटीज करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाता है। गूगल इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाता है रूरल विमेन के लिए। कोका कोला वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स करती है। 14वां फीचर, अग्रेसिव मार्केटिंग। MNCs मार्केटिंग पर बहुत खर्चा करती हैं। कोका कोला का एनुअल मार्केटिंग बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। नाइकी स्पोर्ट्स स्टार्स को एंडोर्स करवाता है। एप्पल अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस को इवेंट्स बनाता है। अब MNCs इंडिया में कैसे आती हैं? जनरली 3 तरीके से। पहला, होली ओन्ड सब्सिडरी। MNC इंडिया में अपनी 100% ओन्ड कंपनी बना सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया, Amazon इंडिया। दूसरा, जॉइंट वेंचर। किसी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर नई कंपनी बना सकती है, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा AIG। तीसरा, फ्रैंचाइज मॉडल। अपना ब्रांड नेम किसी लोकल एंटरप्रेन्योर को यूज करने का लाइसेंस दे सकती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का इंडिया में मॉडल है, जहां लोकल फ्रैंचाइजियाज रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करते हैं। इंडिया में MNCs के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट। फूड इंडस्ट्री में ह्यूंडई, होंडा, टोयोटा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। टेक्नोलॉजी में Amazon, वॉलमार्ट। ई कॉमर्स में कोका कोला, पेप्सिको। बेवरेजेस में MNCs के आने से इंडिया को बहुत फायदे हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, बेटर प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। स्मॉल लोकल बिजनेसेस को कंपटीशन, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन मतलब प्रॉफिट होम कंट्री में भेज देना, कल्चरल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, टैक्स अवॉइडेंस, मोनोपोली क्रिएशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन। तो दोस्तों, ये था एमएनसीज का डिटेल्ड ओवरव्यू। अगले स्लाइड में हम पूरे चैप्टर का समरी करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये मैराथन क्लास कंप्लीट होने वाली है। चलो एक बार पूरे चैप्टर का समरी करते हैं ताकि जो सीखा वो अच्छे से सेट हो जाए। आज हमने चैप्टर 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का वन शॉट किया। ये चैप्टर हमें बताता है कि गवर्नमेंट बिजनेसेस कैसे चलाती है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है और ग्लोबल कंपनीज कैसे काम करती हैं। पहले हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 3 टाइप्स डिटेल में पढ़े। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जैसे इंडियन रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स। इसकी सबसे कम ऑटोनॉमी होती है, मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, एम्प्लॉयज सिविल सर्वेंट्स होते हैं, फंडिंग बजट से आती है। इसका फायदा ये है कि सेंसिटिव सेक्टर्स में सीक्रेसी रहती है, पब्लिक वेलफेयर फोकस रहता है, अकाउंटेबिलिटी हाई रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेड टेप बहुत है, डिसीजंस लेट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनता है, जैसे NHAI, FCI, AAI, RBI। इसमें मीडियम ऑटोनॉमी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, खुद का स्टाफ होता है, मार्केट से बोरो कर सकता है। इसका फायदा ये है कि डिपार्टमेंटल से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोफेशनल स्टाफ रख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फिर भी होती है। एक्ट अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ता है, फुली ऑटोनॉमस नहीं है। तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, लेकिन 51% या ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, जैसे ONGC, IOCL, सेल, BHEL, गेल। इसमें मैक्सिमम ऑटोनॉमी होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, IPO ला सकती है। इसका फायदा ये है कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, प्राइवेट कैपिटल एक्सेस है, कमर्शियल डिसीजंस जल्दी ले सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने कारण फुली इंडिपेंडेंट नहीं, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, सोशल वर्सेस प्रॉफिट कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हमने इन तीनों का कंपैरिजन भी किया 8 पॉइंट्स के साथ। ऑटोनॉमी का लेवल, डिपार्टमेंटल लोएस्ट, स्टैट्यूटरी मीडियम, गवर्नमेंट कंपनी हाईएस्ट। गवर्नमेंट कंट्रोल का लेवल, डिपार्टमेंटल हाईएस्ट, स्टैट्यूटरी मीडियम, गवर्नमेंट कंपनी लोएस्ट। फॉर्मेशन, डिपार्टमेंटल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, स्टैट्यूटरी स्पेशल एक्ट से, गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर। लीगल एंटिटी, डिपार्टमेंटल नहीं, स्टैट्यूटरी हाँ, गवर्नमेंट कंपनी हाँ। फंडिंग, डिपार्टमेंटल बजट से, स्टैट्यूटरी सेल्फ प्लस बोरोइंग, गवर्नमेंट कंपनी सेल्फ प्लस मार्केट। स्टाफ, डिपार्टमेंटल सिविल सर्वेंट्स, स्टैट्यूटरी ओन स्टाफ, गवर्नमेंट कंपनी ओन स्टाफ। फिर हमने चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पढ़ा, कैसे पहले पब्लिक सेक्टर कमांडिंग हाइट्स पर था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंदर, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि स्टील, कोल, ऑयल, रेलवेज, पावर जनरेशन सब गवर्नमेंट करेगी। 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद इसका रोल बदला। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया। अब गवर्नमेंट सिर्फ 4 सेक्टर्स रिजर्व रखती है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, स्पेसिफाइड मिनरल्स, डिफेंस। बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन है। अब पब्लिक सेक्टर का रोल है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्रेजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल बैलेंस, चेक ऑन प्राइवेट मोनोपोलीज, डिसइन्वेस्टमेंट, सोशल वेलफेयर, R&D, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर हमने ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़े, कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती हैं, ह्यूज कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ब्रांड, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मल्टी कंट्री ऑपरेशंस,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे एप्पल, अमेजॉन, टोयोटा, कोका कोला, सैमसंग। फिर जॉइंट वेंचर्स, दो कंपनीज का मिलकर टेम्पररी पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड, जैसे दिल्ली मेट्रो, मारुति सुजुकी, टाटा एआईजी। जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स: शेयर्ड रिस्क, कंबाइंड रिसोर्सेज, लोकल नॉलेज, इजी मार्केट एंट्री, सिनर्जी, शेयर्ड टेक्नोलॉजी। फिर पीपीपी मॉडल, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बीओटी, बीओओटी, बीओएलटी मॉडल्स, जैसे एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स। पीपीपी के बेनिफिट्स: फास्टर कंप्लीशन, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट बर्डन, बेटर क्वालिटी, रिस्क शेयरिंग, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और आखिर में एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल प्रेजेंस, लार्ज साइज, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ग्लोबल ब्रांड। एमएनसीज इंडिया में कैसे आती है? होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, फ्रैंचाइज मॉडल। एमएनसीज के फायदे: एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन। एमएनसीज के कंसर्न्स: लोकल बिजनेस को थ्रेट, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, कल्चरल इम्पैक्ट। अब एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। पहला क्वेश्चन: डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टेबल फॉर्मेट में 6 से 8 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन: एक्सप्लेन द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन: व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड मेरिट्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन: एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एलपीजी रिफॉर्म्स का जिक्र करना है। पांचवा क्वेश्चन: व्हाट इज जॉइंट वेंचर? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन: एक्सप्लेन द पीपीपी मॉडल विथ सुटेबल एग्जांपल्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बॉट, बूट, बोल्ट एक्सप्लेन करना है। सातवां क्वेश्चन: राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल एंटरप्राइजेज। ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन: व्हाट आर एमएनसीज? एक्सप्लेन देयर फीचर्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन डिलीटेड टॉपिक है। तो दोस्तों, ये दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं हूं तुम्हारी डिजिटल बेस्टी डोली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। ये क्लास कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।